नए जमाने के ससुराल में पुराने जमाने की बहू की जिम्मेदारी। गांव की मिट्टी में पली बड़ी और संस्कारों से भरी मीना की विदाई हो रही होती है। उसके पापा ने बैलगाड़ी तैयार करवा रखी थी। लाल कपड़े में सजी धजी मीना खड़ी होती है और गांव की औरतें गीत गा रही होती हैं। बिटिया, अब ये तेरा घर नहीं रहा, ससुराल ही तेरा घर है, वहाँ सबका ख्याल रखना। जी बाबूजी, आपकी लाज रखूंगी। बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चलती है। कुछ ही दूर पहुंची होती है कि सामने से एक बड़ी चमचमाती एसयूवी आकर रुक जाती है। अरे भाभी, अब जमाना बदल गया है, बैलगाड़ी छोड़िए, हमारी गाड़ी में बैठिए। मीना हिचकिचाई और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंचते ही मीना की आंखें फटी रह जाती है। सामने एक मॉडर्न घर दिखता है, कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां, इलेक्ट्रिक बेल, कैमरा, लिफ्ट। अरे बाप रे, ये तो किसी सपनों का महल है। गांव की मिट्टी के घर से कितना अलग। चलो चलो जल्दी गृह प्रवेश कराओ, समय निकल रहा है। घर में सब लोग बहुत बिजी थे और अपने अपने काम में लगे हुए थे। मीना सबको ध्यान से देखती है। हाँ, जल्दी जल्दी कर लो, मुझे बैंक जाना है। भाई, ये प्रेजेंटेशन आज शाम तक भेजनी है। वाह, हमारी भाभी की एंट्री मोमेंट इंस्टा पर डालूंगी। ये कैसा 90s वाला लहंगा पहन कर आई हो। अरे यहाँ तो सब ट्रेंडिंग फैशन चलता है। मीना नजरें झुका लेती है। सास ने दरवाजे पर उसके पांव रंगोली में रखवाए और फटाफट आरती करके कहती है, ठीक है, गृह प्रवेश हो गया, अब चलो अंदर। बहू घर के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ देखकर चकित रह जाती है। दीवार पर एलईडी टीवी, स्मार्ट लाइट्स, फ्रिज, माइक्रोवेव, सोफा सेट, हर जगह मॉडर्न चीजें। अरे वाह, कितना बड़ा, कितना चमकदार घर है। मेरे गांव के घर से तो बिल्कुल अलग है। जहां सब लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, वहीं मीना चुपचाप खड़ी थी और सबको देख रही थी। बाहर कुछ आस पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं और आपस में बात करते हैं। चलो, इन्होंने तो गृह प्रवेश में भी बुला लिया, बड़ी बात है, वरना तो कभी नमस्ते तक नहीं करते हम लोगों को। हाँ, सही कह रही हो, ये लोग तो हैं ही ऐसे कि आसपास से कोई मतलब ही नहीं रखते। पता नहीं कैसे लोग हैं। मीना सबकी बातें सुन लेती है। अगली सुबह पुराने जमाने की सादगी वाली बहू सिर पर पल्लू ओढ़े गीले बालों के साथ पूजा करती है और अगरबत्ती की खुशबू पूरे हॉल में फैल जाती है। हे भगवान, ये मेरा नया घर है, मुझे हिम्मत और शक्ति देना ताकि मैं सबका दिल जीत सकूं। पूजा खत्म करके वो फुर्ती से रसोई में जाती है और किचन में चमचमाते ओवन, मिक्सर और माइक्रोवेव देखकर वो थोड़ा चौंकती है और पराठे बनाना शुरू करती है। साथ में चाय और दही भी रख देती है। धीरे धीरे टेबल पर नाश्ते की थालियां सजाती है। वो मन ही मन खुश होती है कि सबको अच्छा लगेगा। अचानक मेन डोर खुलता है। जेठ स्पोर्ट्स शूज पहने हाथ में पानी की बोतल लेकर अंदर आता है। उसके माथे पर पसीना दिखता है। आइए जेठ जी, नाश्ता तैयार है, गरम गरम पराठे खाइएगा। मैंने तो जॉगिंग के बाद जिम के बाहर ही प्रोटीन शेक पी लिया है। अभी भूख नहीं है। ये कहकर जेठ सीधे अपने कमरे में चला जाता है। ससुर टाई बांधते हुए निकलते हैं। पापा जी, आपके लिए भी पराठे बनाए हैं, दही भी रखी है। अरे बेटा, देर हो रही है, ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, बाद में खा लूंगा। ये कहकर वो फाइलें उठाते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं। पति भी तैयार होकर ब्रीफकेस लेकर निकलता है। सुनिए जी, नाश्ता तो कर लीजिए। अरे मीटिंग है, ऑफिस की कैंटीन में खा लूंगा, आप खा लेना। सास भी तैयार होकर बाहर निकलती है। माँ जी, ये पराठे आपके लिए भी रखे हैं। अरे बेटा, मुझे तो किटी पार्टी के लिए जाना है, वहाँ ब्रंच है, वहीं खा लूंगी, तू खा ले। नंद बैग टांगते हुए दरवाजे की ओर दौड़ती है। अरे रुकिए दीदी, थोड़ा सा नाश्ता तो कर लो। भाभी, लेट हो रही हूँ, रास्ते में कैंटीन से कुछ ले लूंगी। और वो भाग जाती है। फिर जेठानी आती है। वो मीना के सजाए हुए टेबल को देखकर मुस्कुरा देती है। यहाँ तुम्हारी पुराने जमाने वाली सोच काम नहीं करेगी। ये पराठे, दही, चाय, ये सब छोड़ो। इस घर में कोई इतना टाइम लेकर बैठकर नहीं खाता। यहाँ सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तुम्हें भी हमारे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना तुम पीछे रह जाओगी इस दौड़ में। भगवान, ये कैसी दुनिया है जहाँ सब साथ रहते हैं पर किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं। क्या मैं इन सब के बीच अपनी जगह बना पाऊंगी? शाम का समय होता है। बाहर गली में बच्चों के खेलने की आवाजें, पड़ोसियों के घरों से चाय की महक, औरतों की हंसी ठिठोली की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इस बड़े मॉडर्न घर के अंदर कुछ और ही दिखता है। ड्राइंग रूम में बड़ी बड़ी सी एलईडी टीवी ऑन होती है। स्क्रीन पर न्यूज चैनल चल रहा होता है, लेकिन आवाज बहुत कम होती है। सोफे पर सब घर वाले बैठे हैं। ससुर मोबाइल पर स्टॉक मार्केट देख रहे होते हैं। पति लैपटॉप खोलकर मेल चेक कर रहा होता है। जेठ हेडफोन लगाकर वीडियो कॉल पर लगे होते हैं। नंद इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती है और जेठानी मोबाइल पर किसी किटी ग्रुप में चैट कर रही थी। इतने सारे लोग एक ही कमरे में थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब बिल्कुल अजनबी हो। कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था।
सबके चेहरों पर मोबाइल की नीली रोशनी दिख रही थी। मीना बैठकर सबको ध्यान से देखे जा रही थी। ये कैसा घर है? इतने लोग एक साथ रहते हैं फिर भी कितने अकेले हैं। ना कोई हंसी, ना कोई मजाक, ना साथ बैठकर चाय पीना। मेरे घर में तो शाम होते ही सब छत पर बैठ जाते थे। चाय पकौड़े, हंसी मजाक, पड़ोस की औरतें भी आ जाती थी। कितना रौनक रहता था। यहाँ तो बस खामोशी है, मॉडर्न चीजें हैं, लेकिन एक अजीब सा खालीपन भी है। मीना अपने कमरे में बैठी थी और अपने पुराने दिनों की यादों में खो रही थी और खुद से बात करते हुए कहती है, मेरा मायका कितना मिलनसार था। वहाँ तो हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। शाम होते ही सब छत पर बैठ जाते थे। माँ, भाई, दादी, दादा, पड़ोसी सब मिलकर हंसते, बातें करते, खाना खाते। कितना मजा आता था। हर चीज में अपनापन था। वो कमरे में चारों ओर देखती है। दीवारें, चमकदार फर्श, मॉडर्न लाइट्स, सब कुछ साफ सुथरा और शानदार था, लेकिन किसी तरह का अपनापन और हंसी मजाक कुछ भी नहीं। अरे यहाँ सब लोग फोन में लगे रहते। कभी कोई खाने के लिए बैठता ही नहीं, ना कोई बातें करता है। कोई बाहर जाता है, कोई ऑफिस या जिम में व्यस्त है। यहाँ घर में रहकर भी सब एक दूसरे से अलग हैं। अगली सुबह मीना घर से बाहर निकलती है। सड़क पर चलते हुए वो सब्जी खरीदने जाती है। गली के मोड़ पर 4 औरतें खड़ी बातें कर रही थी। मीना जैसी वहां से गुजरती है, सबकी नजरें उसकी ओर चली जाती है। अरे देखो देखो, इनकी नई बहू तो बाहर भी निकल आई, वरना तो ये लोग तो दरवाजे से बाहर भी झांकते नहीं। सच कह रही। और सुनो, याद है गृह प्रवेश वाले दिन हम सबको बुला लिया था? हमें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये लोग तो कभी किसी को न्योता नहीं देते। पड़ोसियों से तो इन्हें कोई मतलब ही नहीं। हाँ सही है, हम तो रोज आंगन में मिल बैठकर बातें कर लेते हैं, बच्चों के किस्से, घर की बातें, लेकिन शांति जी तो कभी नहीं दिखती। बड़ी अजीब है उनकी आदत। मीना सबकी बातें सुन लेती है और रास्ते में चलते चलते मन ही मन सोचती है, ओह, तो इसलिए गृह प्रवेश वाले दिन सब बातें बना रही थी। ये घर सच में अपने आप में कैद है। पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो सबके साथ मिलकर रहना चाहती हूँ, जैसे अपने घर में रहती थी। वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ती है। अगर ये लोग पड़ोसियों से रिश्ते नहीं रखते तो क्या हुआ? मैं रखूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ। मेरी जिम्मेदारी है इस खालीपन को भर दूं। मीना ड्राइंग रूम में चुपचाप खड़ी होती है, हाथ में कपड़ा और झाड़ू लिए घर की हालत देख रही थी। वहीं नौकर घर के कोनों में खड़े सफाई के बजाय आपस में बातें कर रहे हैं। अरे यार छोड़ो ना, वैसे भी यहाँ कोई ध्यान नहीं देता। सही कह रहा है। देखो, ये लोग सुबह से व्यस्त है। नाश्ता बना दिया, खाना परोस दिया, लेकिन घर की सफाई कोई नहीं देखेगा। छोड़ो, वैसे भी हमें फ्री में पैसे मिल रहे हैं, अपना बढ़िया मजा आ रहा है। मजे लो, जब तक ये लोग व्यस्त हैं हम भी आराम से बैठे रहेंगे और थोड़ी थोड़ी सफाई करेंगे। ये नौकर भी घर के हालात का फायदा उठा रहे हैं। सब लोग व्यस्त हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, ना कोई साफ सफाई पर ध्यान देता है। पुराने जमाने की बहू सिर पर पल्लू ओढ़े चाय बना रही थी, मगर अपने ख्यालों में खोई हुई थी। जैसे ही वो चाय का कप उठाती है, उसके दिमाग में माँ की आवाज गूंजने लगती है और वो अपनी माँ की बात याद करने लगती है। बेटा, ससुराल की जिम्मेदारी तेरी है। इसे कभी किसी और परिवार की तरह मत देखना। ये तुम्हारा परिवार है। अगर तुम्हें कुछ बदलाव लाना है तो रोज मेहनत करनी पड़ेगी। धैर्य रखो, समझदारी से काम लेना और कभी पीछे मत हटना। मीना चाय की चुस्की लेते हुए धीरे धीरे मुस्कुराती है और उसकी आंखें खुशी से चमक जाती हैं। मम्मी, आप सही कह रही थी। यही वजह है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। सच में इस घर में बदलाव की बहुत जरूरत है। अब मुझे ही ये बदलाव करना होगा, क्योंकि इन सब लोगों की आदतें जम चुकी हैं। सब अपने काम में व्यस्त है और किसी को परवाह नहीं है। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। कल से मैं सब बदल कर रहूंगी, चाहे मेहनत ज्यादा करनी पड़े या समय कम मिले। ये घर सिर्फ चमक दमक से नहीं, अपनापन और प्यार से जिंदा रहेगा। मीना गहरी सांस भरती है और हल्की मुस्कुराती है। अगली सुबह सब लोग वॉक से लौट कर आते हैं। पैरों में स्पोर्ट्स शूज, हाथ में पानी की बोतल, चेहरे पर पसीने। मीना रसोई में खड़ी होती है। उसने रात भर तैयारी की थी और आज सुबह से ही उसने सबके लिए घर का खाना खुद बनाया है। दाल, सब्जी, पराठे, चाय और सलाद। टेबल पर सब कुछ सज चुका था। चलिए सब लोग खाना खा लीजिए। अरे नहीं बेटा, मैं अभी जिम से आया हूँ, अभी भूख नहीं है। मैं भी ऑफिस जाने वाला हूँ, जल्दी में हूँ। नहीं, आज आप सबको खाना खाना ही पड़ेगा। ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है, किसी नौकर ने नहीं बनाया। और अगर आप नहीं खाएंगे तो सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। सब लोग बहू की तरफ देखते हैं और सब लोग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही खाने लगे, फोन निकाल लेते हैं और देखने लगते हैं। कुछ लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे तो कुछ मैसेज रिप्लाई कर रहे थे। जब हम खाना खाते हैं तो पूरा ध्यान खाने पर होना चाहिए, तभी स्वाद अच्छा लगता है, तभी पेट भरता और शरीर को ताकत मिलती है।
अरे देवरानी जी, तुम इतनी ज्ञानी क्यों बन रही हो? हम लोग तो खाना साथ बैठकर भी नहीं खाते। कम से कम आज खा तो रहे हैं, और ज्यादातर खाना बाहर से मंगा लेते हैं। लेकिन आज तुमने बनाया है तो कम से कम सब बैठ कर खा रहे हैं। वैसे भी तुम्हें इस घर में एडजस्ट करना सीखना होगा, ना कि तुम्हारे चक्कर में हम सब बदलेंगे। हाँ बेटा, लेकिन बहू वैसे तो सही कह रही है, फोन रखकर खाना चाहिए। सब लोग धीरे धीरे अपने फोन टेबल पर रखते हैं और जेठानी का मुंह बन जाता है। कुछ समय बाद जेठानी के 2 छोटे छोटे बच्चे मासूम चेहरे के साथ अपनी मम्मी के पास जाते हैं। मम्मी हमें पढ़ा दो ना, कल हमारा टेस्ट है। हाँ मम्मी, आप हमें समझा दो, हमें अच्छा लगेगा। बड़ी बहू श्वेता सोफे पर लेटी हुई थी, हाथ में फोन रील स्क्रॉल कर रही है, बीच बीच में हंस भी रही थी। वो बच्चों की तरफ देखती भी नहीं, बस स्क्रीन पर ध्यान रहता है। अरे नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती, जाओ जाकर ऑनलाइन पढ़ लो। लेकिन मम्मी हमें आपसे पढ़ना है। अरे मैंने कहा ना, गूगल कर लो या यूट्यूब पर वीडियो देख लो, वही सब पढ़ा देगा। जाओ, मुझे परेशान मत करो। दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में उदासी और निराशा दिखती है। धीरे धीरे सिर झुकाते हुए वो बाहर निकल जाते हैं। मीना बच्चों को उदास चेहरों के साथ देख लेती है। अरे बच्चों, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों हो? चाची, हम मम्मी से पढ़ाई के लिए कह रहे थे, लेकिन मम्मी तो फोन में रील्स देख रही है। उन्होंने कहा कि गूगल से देख लो या यूट्यूब से पढ़ लो। हमें मम्मी से पढ़ना था, लेकिन उन्होंने डांट दिया। कोई बात नहीं, तुम दोनों उदास मत हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। बच्चों की चेहरे पर अचानक से चमक आ जाती है। सच चाची, आप हमें पढ़ाएंगी? हाँ बेटा, बिल्कुल, मैं तुम्हें वही पढ़ाऊंगी जैसे मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया था। चलो बैठो टेबल पर। अगली सुबह नंद कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। उसने शॉर्ट टॉप और जीन्स पहन रखी थी, गले में हेडफोन डाले आईने के सामने खड़ी होकर बाल सुलझा रही होती है कि तभी बेटा, ये टॉप सही नहीं लग रहा है, इसे बदल ले, थोड़ा और ढका हुआ पहन ले। अरे मम्मी, क्या हो गया? आजकल तो सब ऐसे ही पहनते हैं, मॉडल से लेकर कॉलेज की लड़कियां सब ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। नहीं बेटा, फैशन के साथ साथ थोड़ी मर्यादा भी जरूरी है। कपड़े अच्छे लगे लेकिन शालीन भी हों। इतने में जेठानी कमरे में आ जाती है। वो नंद को देखकर मुस्कुराती है और सास की बात काट देती है। अरे मम्मी जी, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छी तो लग रही है दीदी, आजकल का जमाना है, थोड़ा मॉडर्न होना जरूरी है। हाँ हाँ, तू तो यही कहेगी। आधे काम तो इस घर के तेरे कारण बिगड़े हैं। मॉडर्निटी के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस घर में, सब आदतें बदल गईं। मम्मी जी, मैंने सिर्फ एक बात कही थी और आपने मुझे बेफालतू में इतनी लंबी चौड़ी बातें सुना दी, ऐसा क्यों? नंद बगल में खड़ी होकर फोन में लग जाती है। सास और जेठानी आपस में बहस करने लगती है। तभी रसोई से पुरानी जमाने की बहू मीना आ जाती है। बस कीजिए आप सब, ये झगड़े से क्या मिलेगा? कभी आप लोग बात नहीं करते और जब करते हैं तो सिर्फ लड़ाई। घर का माहौल और भी खराब होता जा रहा है, शांत हो जाइए सब। सास चुप होकर बगल में बैठ जाती है, लेकिन चेहरे पर नाराजगी रहती है। नंद चुपचाप बैग उठाकर निकल जाती है। हाँ, जब से तुम आई हो तब से इस घर में लड़ाइयाँ ही शुरू हुई हैं। तुम तो सबसे बढ़िया बहू बनने की कोशिश कर रही हो ना, सबको समझाने वाली, सबको बदलने वाली। मीना एक गहरी सांस लेती है लेकिन कुछ नहीं कहती है। ये लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन अगर मैं चुप रहूंगी तो घर और बिखर जाएगा। मुझे सबको साथ जोड़ना होगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना होगा। अगले सुबह मीना जल्दी उठकर साड़ी पहनती है, माथे पर बड़ी सी बिंदी, गले में दुपट्टा डालकर पूजा की थाली सजाती है। थाली में फूल, नारियल, अगरबत्ती और दिया रखा होता है। माँ दुर्गा, इस घर को सुख, शांति और प्रेम से भर देना। कोई भी परेशानी इस परिवार के बीच दीवार ना बने। धीरे धीरे सब घरवाले उठकर मीना की आरती की आवाज पर आंगन में इकट्ठा होते हैं। अरे बेटा, हमारे घर में तो ये नवरात्रि का त्योहार इतने दिन बाद मन रहा है। मॉडर्न जमाने में तो ये सब चीजें कहीं दब सी गई हैं। मम्मी जी, ये परंपराएं तो हमारी पहचान है। जमाना कोई भी हो, इन्हें निभाना जरूरी है। हाँ बेटा, सही कह रही हो। आजकल तो मॉडर्न के नाम पर लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपनी परंपरा ही भूलते जा रहे हैं। मम्मी जी, मैं वादा करती हूँ कि जब तक मैं हूँ ये परंपराएं कभी नहीं टूटेंगी। शाम को मैंने घर में कीर्तन भी रखा है, आस पड़ोस की औरतें भी आएंगी। अरे बेटा, कीर्तन की क्या जरूरत थी, घर में छोटा सा कर लेते, बाहर वालों को क्यों बुलाना? मम्मी जी, आस पड़ोस से भी संबंध बनाए रखना जरूरी है। सुख दुख में वही पहले काम आते हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुझे सही लगे। हाँ हाँ, अब तो महारानी ही पूरा घर संभालेंगी, हमें तो बस दर्शक बना दिया है। घर का आंगन लाइट और फूलों से सजा हुआ था। आस पड़ोस की औरतें रंगीन साड़ियों में आ रही थी। बहू गले में दुपट्टा डाले सबका स्वागत करती है। तबला, हारमोनियम और ताली की आवाजों से माहौल भक्ति भरा हो जाता है। अरे बहन जी, सही कह रही हो, इस घर की नई बहू ने आते ही घर की दिशा ही बदल दी, वरना ये लोग तो कभी किसी से हालचाल पूछते ही नहीं थे।
बिल्कुल, हमें तो कभी बुलाया ही नहीं गया। आज इतने सालों बाद इस घर में कदम रखा है। इसी बीच कुछ आदमी भी बाहर खड़े बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई साहब, आज तो बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कीर्तन का बहाना अच्छा है, वरना तो आप लोग दिखाई नहीं देते थे। हाँ, नई बहू ने बुलाया तभी आए हैं, अच्छा लगा मिलकर। कीर्तन पूरा हो जाता है, सभी लोग भजन गाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। बेटा, तूने तो बहुत जिम्मेदारी से ये कीर्तन संभाला। इतने लोग हमारे घर में पहली बार आए थे। सच कहूँ तो तूने हमारे घर का मान बढ़ा दिया। मम्मी जी, सब लोगों से अच्छा व्यवहार रखना ही असली परंपरा है। जब तक रिश्ते बने रहेंगे, घर की शांति भी बनी रहेगी। अगले दिन सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। देखो, इस बार हमें अपने चिंटू का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाना है। मेहमान आएंगे, खाना पीना होगा, सजावट होगी। मैं चाहती हूँ कि ये बर्थडे पार्टी यादगार बने। जी मम्मी जी, हम पूरी मेहनत करेंगे। वैसे मेरी राय है कि हमें अपने रिश्तेदारों को भी बुलाना चाहिए। घर बड़ा है, सब मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। बेटा, हमारे रिश्तेदार तो ज्यादातर नाराज ही रहते हैं। पिछले 4-5 साल से हमने उनसे कोई मेलजोल नहीं रखा। हमारी बातचीत ही खत्म हो गई है। मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं सबको फोन करूंगी। जब प्यार से बुलाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा। आखिर बच्चे का जन्मदिन है, इसमें सबको खुशी से शामिल होना चाहिए। तो सच में बहुत अलग है बेटा। अगर तू सबको मना ले तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। जेठानी चुपचाप खड़ी रहती है और मोबाइल में लगी रहती है। अगले दिन मीना सुबह से सजावट के लिए सामान लाने, केक ऑर्डर करने और रिश्तेदारों को कॉल करने में लगी रहती है। हेलो काका जी, नमस्ते जी। इस बार हमारे घर में बड़े भैया के बेटे का जन्मदिन है। आप सबको जरूर आना है। हाँ हाँ, सबके लिए बुलावा है। वो एक एक रिश्तेदार को फोन करके प्यार से बुलाती है। दूसरी ओर जेठानी आराम से बैठकर कहती है, वैसे भी तुमको शौक है ऐसे काम करने का, तुम कर लो ना सब इंतजाम। मैं तो बच्चों को लेकर शॉपिंग करने जा रही हूँ। ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। घर पूरी तरह फूलों और बलून से सजा हुआ था। टेबल पर ढेर सारे पकवान, छोले, पुलाव, पनीर, मिठाई, फ्रूट, सैलेड सब सजा हुआ है। केक टेबल के बीच में रखा होता है। धीरे धीरे रिश्तेदार आने लगते हैं। अरे वाह, घर तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। लगता ही नहीं है कितने साल से यहाँ कोई पार्टी हुई नहीं। सही कहा, पहले तो इनसे बात करना ही मुश्किल था। अब बहू आई है तो देखो कितनी रौनक हो गई है। अरे नई बहू ने सबको जोड़ दिया, वरना इनके घर तो न दुख में कोई जाता था और न सुख में। आप लोग आए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। छोटा बच्चा केक काटता है, सब लोग तालियां बजाते हैं। बच्चे के चेहरे पर खुशी दिखती है। खाना परोसा जाता है। हर कोई खाने की तारीफ करता है। हाँ, ये तो सही बात है। हमने ही सब रिश्तों से दूरी बना ली थी, लेकिन अब लगता है गलती हमारी थी। खाने के बाद सब रिश्तेदार चले जाते हैं। घर में सन्नाटा हो जाता है। जेठानी चुपचाप बैठी होती है। मुझे माफ कर देना, मैंने अपने ही बेटे का जन्मदिन का सारा काम तुम पर डाल दिया। मैं भूल गई थी कि अपनों को वक्त देना ही सबसे जरूरी है। दीदी, इसमें माफी की कोई जरूरत नहीं। ये घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं और ये तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। बेटा, तूने तो हमारी सोई हुई दुनिया जगा दी। ये रिश्तेदार हमसे 4-5 साल से ही बात नहीं कर रहे थे, पर तेरे कारण सब वापस आए। तूने घर में इतनी रौनक कर दी कि सचमुच लगता है जैसे हर दिन त्योहार हो। हाँ भाभी, आपने इस घर को स्वर्ग बना दिया है। अब तो पड़ोस वाले भी तारीफ कर रहे हैं। सच में मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी वजह से आज हमारे रिश्ते फिर से जुड़ गए। बहू, तूने जो काम किया वो हमारी बस की बात नहीं थी। तूने हमें फिर से परिवार का असली मतलब सिखा दिया। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और सब हंसते बोलते हैं। रिश्तों की दूरी मिट चुकी थी। सास बहू को गले लगा लेती है।